ये जो रकम है आई डोंट नो किसने दी है, बिकॉज मैं तो पूरी सीन से ही आउट हूँ, मुझे नहीं पता है इवन कि मिले भी हैं कि नहीं मिले। और अदालत में आके एक जज जो है, जिसे आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने छोड़ा, कोर्ट तो खुद जेल में बैठी हुई थी। अगर लॉयर जेल में डिटेन है तो एन मुमकिन है जज भी डिटेन ही हो। सनाउल्लाह साहब कुरान उठा के ले आते हैं कि मैं कुरान पे हाथ रख के हल्फिया कहता हूँ कि जी कोई दबाव नहीं था उसमें उन पर, और उन्होंने अपनी मर्जी से फैसला किया। लेकिन ये भी तो बताए ना कि पैसे किसने दिए। रेमंड डेविस की रिहाई के लिए दियत की रकम चंदे से इकट्ठी हुई या मुखय्यर हजरात से, इसका सुराग लगाया जाना तो अभी बाकी ही था कि मकतूलीन के वरसा भी अचानक गायब हो गए और आज तक वो अपने घरों को लौट नहीं सके हैं। ये खानदान अब कहाँ है, इसका जवाब हमारी हुकूमतों के पास भी नहीं है। सच तो ये है कि वो खुद इसका जवाब देना ही नहीं चाहते, क्योंकि इससे बहुत से नए सवालात भी जन्म लेंगे। वो कहते पे ने कि किराया सानू देंदे पे ने, अगर तुसीं साडा नाम नहीं रहना विच, क्यों मैं ऐसे कि वो है भाई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 2-3 ਕੋਠੀਆਂ ਨਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਗੱਡੀ 2 ਖਰੇ ਗੱਡੀ ਵਸੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ केस कुछ किया ਉਹਨੇ कहते ਗੱਡੀ भी ली। यकीनन जो रकम है वो उनको मिली है, उन्होंने कोर्ट के सामने ये बाकायदा माना है कि हमें रकम मिली दी गई है और कसास और दियत के तहत हम इसको माफ़ करते हैं। जो एक आम रेशियो है इस्लाम के हवाले से, उसके तहत भी माफ़ किया जा सकता था, लेकिन अपनी कीमत को बढ़ा के उसको 21-22 करोड़ के ऊपर ले जाना, ये पाकिस्तान के लिए नहीं, अपने ज़ाती मुफाद के लिए था और उसमें उन सबकी विल शामिल थी। रेमंड डेविस की रिहाई के लिए कसास और दियत के कानून पर जिस तेजी से अमल दरामद किया गया वो खुद बहुत मशकूक बल्कि हैरान कुन है। रेमंड डेविस की तरफ से जेल में किया गया एक दावा जो बाद में सच साबित हुआ, वो क्या था? आखिरी रोज जेल में सजने वाली अदालत ने इसे कैसे रिहा किया और कैसे पलक झपकने में रेमंड डेविस पाकिस्तान से अमेरिका पहुंचा? इस तफ्तीश के लिए आपको किसी अदालत से तारीख नहीं लेना बल्कि सिर्फ चंद इश्तिहारात देखना होंगे। कोट लखपत जेल लाहौर पाकिस्तान की कदीम जेलों में से एक है। यहाँ आज भी 21 मुख्तलिफ ममालिक के 143 कैदी बंद हैं, मगर जो प्रोटोकॉल यहाँ रेमंड डेविस को मिला वो भी जेल की तारीख का एक हिस्सा बन गया है। पाकिस्तान की तारीख में जेल काटने वाली किसी भी सियासी या गैर मुल्की शख्सियत को वो मुराद हासिल नहीं हो सकी जो रेमंड डेविस को थी। हत्ता के जुल्फकार अली भुट्टो, आसफ अली जरदारी और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को भी जेल में वो मुराद नहीं मिल सकी। मैं खुद जेलों में रहा हूँ, इसलिए मुझे इल्म है कि बाकायदा जो आदमी ग्रेजुएट है उसको B क्लास जेल दी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द जेल मैनुअल। और ये मैंने नहीं बनाए, इस बरसों से चले आ रहे हैं। जब तक वो सज़ा याफ्ता नहीं हो जाता वो उन एडवांटेजेस को लेने का हकदार होता है। रेमंड डेविस को जेल में रखे जाने के दौरान 7 खुफिया कैमरे इसकी निगरानी पर मामूर थे, जबकि बहुत से खतरनाक कैदियों के लिए कायम खसूसी सेल को खाली करा के इसे वहां रखा गया। बाथरूम में कैमरा मौजूद होने पर रेमंड डेविस ने एहतजाज किया और कौंसलेट ने इसे हटाने की दरखास्त भी की। जेल जराये के मुताबिक रेमंड डेविस को रोजाना 1600 रुपए का नाश्ता फराहम किया जाता था, जबकि डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम हमा वक्त इसकी देखभाल पर मामूर थी। जेल मैनुअल में भी इसका जिक्र है कि जो जब तक वो सज़ा याफ्ता नहीं है तब तक ये इजाज़त दी जा सकती है उसको कि उसका खाना बाहर से आए, और अगर सिक्योरिटी लेवल है कि उसको कोई डेंजर है, वहाँ से कोई डेंजरस मटेरियल उसके खाने में न डाल दिया जाए, तो यकीनन फिर मेक श्योर करती हैं एजेंसीज़ कि वो खुद उसको खाना दें और खाते वक्त भी उसके साथ मौजूद हों। तो ये एक SOPs होते हैं, ये गवर्नमेंट के बने होते हैं, ये हमने नहीं बनाए, ये बहुत पहले से बने हुए हैं। प्रेसिडेंट ओबामा साहिब खड़े हो के खुद एक बंदे की खातर, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, उसको क्लेम कर रहा है जी इसको फुल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है। आखिर पे आपने देखा कि वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से नहीं गया, वो इस्लामिक कानून की वजह से गया। 2 पाकिस्तानियों का मर्डर करने पे अगर एक रेमंड डेविस इतना बड़ा मुजरिम था कि पूरे पाकिस्तान की सियासत उलट पुलट कर रखी थी, तो 24,000 पाकिस्तानियों को जिसने कत्ल किया और 144 दहशतगर्दों को अदालत ने छोड़ दिया, किसी की गैरत नहीं जागी। जितनी देर रेमंड डेविस जेल में रहा, इतनी देर जेल की दीवारों पर लगी तारों में करंट भी मौजूद रहा। हत्ता के जेल हुकाम इसके लिए जनरेटर का इस्तेमाल करने से भी दरेग नहीं करते रहे। यूं 29 मार्च के रोज जेल में रेमंड डेविस केस की खसूसी समाअत के लिए फिर से अदालत सजाई गई, जहां मुल्जिम भी मौजूद था और मकतूलीन के वरसा भी। कुछ तब्दील था तो मकतूलीन के वरसा का वकील। वहाँ से फिर मुझे पता चला कि उन्होंने वकील और किया, मुझे तो बताया नहीं गया।
एक दफ़ा भी मेरे क्लाइंट की तरफ से मुझे कन्वे हुआ तो मैं जाता ही ना। फ्रॉम डे 1 से जो भी पेशी थी, तमाम पेशियाँ मैंने भुगती हैं जो मर्डर केस में ट्रायल कोर्ट में हुई। उस रोज मकतूलीन के वर्सा के राजीनामे के लिए राजा इरशाद एडवोकेट पेश हुए थे, जो ISI और खुफिया एजेंसियों के मुकदमात करने के हवाले से भी मशहूर हैं। जो वकील बदले वकील अरशाद साहब जो थे वो एजेंसियों के वकील हैं, रिकग्नाइज्ड बोनाफाइड। तो इसमें क्या रोल था? और पंजाब का वकील था, वो सारा सिस्टम पैरालाइज है ना जी एक आदमी के लिए। प्रोफेशनली जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई उस दिन, मेरे क्लाइंट ही मेरे ज़ाब्ते में नहीं है, मैंने फिर इस केस में कोई मूव नहीं किया। अदालत में मकतूलीन की तरफ से पेश होने वाले वकील राजा इरशाद ने वर्सा की जानिब से बयान हल्फी दाखिल किए, जिसमें हर किसी वारिस ने अपने कानूनी हक को इस्तेमाल करते हुए रेमंड डेविस से 20 करोड़ रुपए खून बहा के एवज राजीनामा इकरार किया था। इन अफराद ने अदालत के रूबरू पेश होकर अपने बयानात की तस्दीक भी की। मुकदमा की समाअत करने वाले फाजल जज मोहम्मद यूसुफ ओजला ने मुल्की और इस्लामी कवानीन के मुताबिक दियत को मकतूलीन का हक तस्वुर करते हुए रेमंड डेविस को कत्ल के मुकदमे से बरी और जेल से रिहा करने का हुक्म दिया। प्रोसीजर के ऊपर इख्तलाफ है कि जिस अंदाज से जिस प्रोसेस को इन्होंने अडॉप्ट किया दैट वाज अनकॉल्ड फॉर, ट्रांसपेरेंट नहीं था। इस पे बात हो रही, ऐसी कोई गुनाह नहीं किया मेरे क्लाइंट्स ने कि जी वो कर नहीं सकते थे। अगर उनका अजीज़ मरा है और कानून इजाज़त देता है तो क्यों नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से किया है उससे तज़ाहर ये होता है कि ये आज़ाद मर्जी शामिल नहीं थी। ये सब चीज़ें पूछने का काम था अदालत का। वो इन रिपोर्ट्स के ऊपर सोमोटो एक्शन लेते हैं, वो मुख्तलिफ तरजीहात की तरफ जाते हैं। आया उनकी नज़र से ही क्यों नहीं गुजरी, ये तमाम रिपोर्ट्स क्यों नहीं गुजरी, ये फ़ोटोग्राफ क्यों नहीं गुजरी, उन्होंने क्यों नहीं वकील सिपाही से पूछा कि आपने ये फ़ोटोज़ दिखाए थे, इसका क्या वो है। और अगर एक असला तो उसके पास था ना, असले का लाइसेंस पूछ लिया जाता तो शायद वो 10-15 दिन और इंगेज हो जाता, लेकिन वहाँ पर भी बड़ी तेज़ी दिखाई गई। या वो इस बात का जवाब जज और आज़ाद अदलिया के किरदार ही दे सकते हैं। सोचना कि ये है भी क़िसास और दियत का केस है भी कि नहीं है, ये अदालत का फ़र्ज़ है। और उन्होंने इसको क़िसास और दियत का कानून बनाकर उनको मुद्दई बना के जो इसके मक़तूलीन के वरसा हैं उन्होंने ये गलत तरीक़ा इख्तियार किया है। दैट जज हैज़ टू बी आस्क्ड। और पूरी कौम की ये उमंग और उम्मीद है कि बड़ी जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे, इसको री इन्वेस्टिगेट करे, और अगर उस जज साहब ने गलत फैसला दिया है तो उनको करार वाकई सजा दी जाए। मीडिया रिपोर्टिंग के मुताबिक रेमंड डेविस की कैद के दौरान अमरीकी कौंसलेट के लोग और दीगर अहम शख्सियात किसी औकात के बगैर इसकी मुलाकात को आते जाते रहे। इसीलिए इसकी जेल से रिहाई के अहकामात के बाद बिजली की तेजी से इसकी रिहाई पर अमल दरामद किया गया। रेमंड डेविस का पासपोर्ट आज भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास मौजूद है। जब जज साहब रिहाई की उन्होंने और एक रोब कार जारी करते हैं, वो लेटर ऑफ रिलीज़ जारी करते हैं, जिसको वेट किया जाता है, जज साहब के पास वापस ले जाके जेल भेजती है। जज साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने वहीं उसको वेरीफाई किया और उसको रिलीज़ करके अमेरिकन कौंसल जनरल के साथ भेज दिया। यहाँ पे इस प्रोसेस जो सुलह का चलता है वो कम से कम 6 महीने पे होता है। मैंने मिसाल के तौर पे आपको केस किया हुआ है, मैं आपसे सुलह करना चाहता हूँ, मैं पुलिस के ज़रिए एक अदालत में पेश करता हूँ, मुझे 6 महीने लगेंगे आपकी FIR क्वैश कराने में। तो क्या उन्होंने रेमंड डेविस के साथ अदालतों ने यही किया कि रातों रात कसास अदा हुआ, सुबह 4 बजे फैसला हो गया कि वो बाहर जाएगा? जेल जराये के मुताबिक रेमंड डेविस ने रिहाई के अहकामात मिलने से एक रोज कबल सिक्योरिटी पर मामूर अफराद के सामने ये दावा किया था कि वो जितने रोज जेल में रहेगा पाकिस्तान में उतने ही लोग इसकी रिहाई वाले दिन मारे जाएंगे। जेल जराये का ये दावा कितना सच है मालूम नहीं, मगर ये एक सच जरूर है कि रेमंड डेविस की रिहाई के रोज वजीरिस्तान में अमन जिरगे पर ड्रोन हमले के दौरान 45 लोग मारे गए थे और कुछ इतने ही रोज वो जेल में भी रहा। ये हमारी हिम्मत थी कि हमने उसको 45 दिन जेल में रखा, और इसके लिए पूरी कौम हमारा ये किरदार सराहती है कि हमने किस तरह अमेरिकन प्रेशर को कन्फ्रंट किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एम्बेसडर साहब ने, और फिर अमेरिका से फ़ोन आया, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत का पहले दिन से स्टांस यही रहा और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब का भी स्टांस यही रहा कि चूँकि मामला अदालत में, लेट द कोर्ट डिसाइड। हमने सब चीज़ें कोर्ट के ऊपर छोड़ दी थी। पंजाब गवर्नमेंट भी मरकज़ी गवर्नमेंट के साथ शामिल है जी, यानी वो मरकज़ी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट में इस मामले में कोई फ़र्क नहीं है।
सेंटर वाले जो आए पंजाब हुकूमत पे वो उंगली उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने नहीं किया, ये तो सेंटर ने किया। बहरहाल मेरा एक ख्याल है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पे एक अदालती कमीशन होना चाहिए, बड़े हाई लेवल पे अदालती कमीशन होना चाहिए जो इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करे। जेल से रिहाई मिलते ही रेमंड डेविस को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भिजवाया जाना मकसूद था। सो इसके इंतजामात भी उसी सतह पर किए गए थे जिस सतह पर इसे जेल में प्रोटोकॉल मिला। सरकारी और गैर सरकारी सिक्योरिटी के अफराद के नरगे में रेमंड डेविस को अदालती हुक्म के फौरी बाद जेल से बाहर लाया गया और चंद ही घंटों में वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचा दिया गया। बड़ा मुश्किल है आपको डिटेल्स बताना, इतना बस पता है कि 48 घंटे पहले एक जहाज़ जो था वो गालिबन अफ़गानिस्तान से आया और उससे बाद उनको लेके सीधे अफ़गानिस्तान ले गए उनको। कोई जहाज़ लेने नहीं गया उसको जेल से, ना किसी ने डायनामाइट लगा के जेल की दीवार तोड़ के उसको भगाया। अदालतों ने इतनी शह दी जिसके ऊपर वो सवारी करते हुए यहाँ से रवाना हो गया, उसको रोकना फिर जो है वो एक बैनुल-अक़वामी जुर्म बन जाता है। उसको रिलीज़ करके अमेरिकन कौंसल जनरल के साथ भेज दिया। आप बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट वहाँ किस तरह रोक सकती थी जज साहब के कहने के बाद कि जनाब आप इसको मत रिहा करें। मुझे जरा बता दें कि कोई कानून या कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसमें हम उसको गिरफ्तार कर सकते थे। रेमंड डेविस लाहौर पुलिस के ज़ेरे तफ्तीश रहने वाला एक ऐसा मुलजिम है जिसकी रिहाई के लिए अमरीकी सदर बराक हुसैन ओबामा को SHO लिटन रोड पर दबाव डालना था। हमारा CCPO था ना, हमारी पुलिस है, इज आंसरेबल टू अस डायरेक्टली। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये एक ब्लेटेंट मर्डर था, डे लाइट मर्डर था। सो वी आर ऑन रिकॉर्ड। जब से पब्लिक इम्प्रेशन आया है तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बिल्कुल तावन किया है और सही इन्वेस्टिगेशन किया है और शामिल तफ्तीश किया। जो वाकई मौके गवाह थे उनको उनके बयान भी रिकॉर्ड हुए हैं और पुलिस ने उस वक्त तक बिल्कुल ठीक काम किया। रेमंड डेविस की रिहाई के बाद दुनिया भर में इस्लामी कवानीन के खिलाफ शोर गोगा बुलंद करने वाली आवाज़ों पर आज ये तो वाज़ेह हो चुका है कि गैर मुस्लिम कुव्वतों ने अपने मुफाद की खातिर खुद इस्लामी कवानीन पर अमल दरामद करने से भी दरेग नहीं किया, क्योंकि ये उनके फ़ायदे का सौदा था। देखिए इन दोनों को आप कंबाइन करते हैं। अमेरिकन दबाव जो था इस वजह से वो उसको कर सके कि उनको पता था कि एक इस्लामी कानून मौजूद है, उसको इस्तेमाल किया गया। क़िसास और दियत के कानून को गलत इस्तेमाल किया गया है और उसका मजाक उड़ा गया है और इस तरीके से एक तीर से दो शिकार खेले गए हैं। एक तो रेमंड डेविस को उठाया गया है और दूसरे क़िसास और दियत के कानून को मजाक बनाया गया है। हमारा काम तनकीद करना तो है, हम 2 पाकिस्तानियों के कत्ल पे तो उंगली उठाते हैं, लेकिन अगर सिपा साहब और लश्कर जंगी के रेमंड डेविस आप देख लो जिस जगह जगह ये मज़ारों में धमाके करते फिर रहे हैं और आज़ादाना उसका इकरार कर रहे हैं और उसके बाद बता रहे हैं कि 3,500 और दहशतगर्द तैयार है। अगर आप उस पर गुफ्तगू नहीं करोगे तो मैं आपको भी कहूँगा कि आप भी रेमंड डेविस हैं। दूसरी तरफ इस्लामी कवानीन की पासदारी और अलमबरदारी के जुलूस निकालने वालों के लिए भी रेमंड डेविस की रिहाई एक लम्हा फिक्रिया है जो ये वाज़ेह करता है कि इस्लामी कवानीन का गलत इस्तेमाल ऐन मुमकिन है, वरना इन्हें ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि रेमंड डेविस अमरीकी दबाव से ज़्यादा इस्लामी कवानीन के मुताबिक वापस गया है। यूँ कोई भी इसकी वापसी पर एतराज़ करने का हक नहीं रखता।